आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे फो भी होते हैं। तो किस तरह से हमारे ये फ्रेंड होते हैं और किस तरह से हमारे फो होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो हमारे फो होते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, इसलिए वो हमारे फो भी होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रीजन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। पहले ये जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो देखिए, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स भी देखते हैं और एनिमल्स भी देखते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग्स भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, मतलब नॉर्मली हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, एनवायरनमेंट में वो होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हम उन्हें नॉर्मली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही देखा जा सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटे, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है या फिर माइक्रोब्स बोला जाता है। ये भी लिविंग्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी अनएडिड आई से नहीं देख सकते। वे बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है जिसे माइक्रोस्कोप बोला जाता है और इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कई बार गर्मियों में सब्जी सड़ जाती है, ब्रेड सड़ जाते हैं, रोटी सड़ जाती है, उस पर फफूंदी लग जाती है, तो जो ये फफूंदी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हम फफूंदी को किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह की ऐसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। ये ऊपर छोटी सी राउंड स्ट्रक्चर ऐसी ऐसी देखने को मिलती है और ये इस तरह से होती हैं। जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से या फ़ोन से कैमरे से जूम करके देखेंगे तो भी आपको ये दिखाई दे जाएगी। तो ये जो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, ये है फंगस। तो ये जो फंगस है, ये जो फफूंदी है, ये कहाँ से आई? जैसे कि कई बार क्या होता है, हम लंच बॉक्स ले जाकर घर पर अगर खोलना भूल जाते हैं, तो अगर उसे दूसरे दिन हम खोलते हैं तो उस लंच बॉक्स में अंदर फफूंदी हमें मिलती है। तो ये फफूंदी कहाँ से आई जबकि लंच बॉक्स बंद था? तो ये तो मैंने बता दिया कि ये फंगस है, लेकिन ये कहाँ से आई, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसका भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और ज़्यादा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता लग गया क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप होता है वो उसमें बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं और वो किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। तो बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ भी बड़ी करके दिखाई जा सकती है, तो वो होता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 2.1 पढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ सॉइल लेनी है एक बीकर में और उसमें पानी डाल देना है, और फिर जब थोड़ी देर में जो सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाए बीकर में, तो उसके बाद जो ऊपर पानी बच जाता है, ऊपर जो वाटर होता है, उससे 1-2 ड्रॉप्स हमें ले लेनी है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इस ड्रॉप की स्लाइड बनाएंगे और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू यू सी, हम क्या देखते हैं, ये हमें लिखना है। इसी तरह से हम किसी तालाब से कुछ पानी की ड्रॉप्स ले लेंगे
और उससे फिर ग्लास की स्लाइड पर स्प्रेड करेंगे और फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है ये भी हम नोट कर लेंगे। तो जब हम देखेंगे, इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते दिखाई देंगे। ये इनकी ऑब्जर्वेशन है। वी विल फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। हम उस पानी में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए देखते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने ली हैं इनसे क्या प्रूव होता है? तो इनसे ये तो प्रूव होता है कि वाटर में और सॉइल में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये प्रूव होता है। वाटर में हमने यहाँ से चेक कर लिया, यहाँ से कि वाटर में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पर ये हमने देख लिया कि सॉइल में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वाटर और सॉइल में बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी माइक्रोब्स नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। कुछ इनमें बड़े भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे थोड़े बड़े भी होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और microbes are so small in size that they cannot be seen with an unaided eyes। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इतने छोटे होते हैं ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि इनको अनएडिड आइज से हम नहीं देख सकते। तो जैसे कि जो फंगस है, जो ब्रेड पर फंगस उग जाती है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जा सकता है, या फिर फ़ोन के कैमरा जो है उसमें जूम करके इन फंगस को देख सकते हैं। तो कुछ तो होते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देखा जा सकता, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटे, ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव, बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। तो 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई और प्रोटोजोआ और एल्गी। ये 4 ग्रुप्स हैं जो कि कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। उसके अलावा वायरस भी माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होते हैं। ये भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं उनसे ये अलग होते हैं, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो अंदर सेल्स होती हैं उनके अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं वायरस। जैसे ये जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी वगैरह जो होते हैं ये तो कहीं पर भी ग्रो करते हैं, लेकिन जो वायरस होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसमें ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी में रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये किसी बैक्टीरिया की सेल्स भी हो सकती हैं, प्लांट की सेल्स भी हो सकती हैं, या फिर एनिमल की सेल्स भी हो सकती हैं। तो ये इसलिए जो वायरस होते हैं वो इन चारों से डिफरेंट होता ये भी माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है वायरस को भी, लेकिन ये इनसे अलग इस तरह से होता है क्योंकि ये जो होस्ट एनिमल या होस्ट प्लांट या होस्ट बैक्टीरिया होता है उनकी जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर रिप्रोडक्शन करता है, उन पर ही ये ग्रो करता है। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस फिगर 2.5 में दिखाए गए हैं। ये देखिए ये वायरस हैं, फिगर 2.5 में ये वायरस हैं। ये वायरस कितने डेंजरस लग रहे हैं, और आपने कोरोना वायरस भी देखा होगा, ऐसे ऐसे कांटेदार होता है वो भी। ये देखिए देखने में ही कितने डेंजरस लगते हैं। कुछ जो बीमारियां होती हैं जो कि वायरस से होती हैं वो होता है जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, या फिर कफ। ये तीनों, कोल्ड, कफ और फ्लू, ये तीनों बीमारियां वायरस से होती हैं। ये याद रखना है, वायरस से ये बीमारियां
होती हैं। देखिए, जो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो वायरस से होती हैं। खांसी, जुकाम, ये तो वायरस से होती है। और जो फ्लू हो जाता है, जो फ्लू जो होता है वो भी वायरस से होता है। तो ये जो तीनों जो डिजीज होती हैं वो फैलने वाली होती हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। जैसे कोई भी किसी को भी अगर कोल्ड होता है, वो छींक देता है, तो जो दूसरा हेल्दी पर्सन है उसको भी कोल्ड हो जाएगा। या खांसता है, किसी भी एक पर्सन को अगर कफ है तो वो खांसता है, तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको भी कफ हो जाएगा, ये खांसी हो जाएगी। इसी तरह जो फ्लू होता है वो भी, अगर एक पर्सन को फ्लू हो रहा है और दूसरा हेल्दी पर्सन उसके पास में है, अगर इस फ्लू के वायरस दूसरे पर्सन को तक पहुंच जाते हैं तो उसको भी फ्लू हो जाता है। तो देखिए, वायरस से ये जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, ये फैलती हैं। और खांसी, जुकाम, ये सब वायरस से होती हैं। और कुछ सीरियस डिजीज भी होती हैं, जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से ही होते हैं। पोलियो एंड चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होते हैं। इनको याद रखना है, वायरस से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। डिसेंट्री और मलेरिया, ये सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया ये होते हैं प्रोटोजोआ से। और टाइफाइड और टीबी ये होते हैं बैक्टीरिया से। तो इस वाले हिस्से को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। कौन सी बीमारी किस से होती है, वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है या फिर प्रोटोजोआ से होती है, ये यहाँ से जरूर आएगा इसमें क्वेश्चन। प्रोटोजोआ से क्या होता है? डिसेंट्री एंड मलेरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड एंड टीबी। टी से ही शुरू होते हैं ये, देखिए, टाइफाइड एंड टीबी, याद रखने का ये तरीका है। और वायरस से कोल्ड, कफ और इन्फ्लुएंजा। वायरस से आप ये भी याद रख सकते हैं, कोरोना वायरस में जुकाम और खांसी हुआ था, तो वायरस से इससे भी आप याद रख सकते हैं कोल्ड एंड कफ और फ्लू। You have learnt about some of these microorganisms in class 6th and 7th। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से आप कुछ के बारे में क्लास 6th और 7th में भी पढ़ चुके हो। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया। उसके बाद ये है एल्गी, यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। इसके बाद ये फंजाई है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एपरजिलस। उसके बाद ये वायरस हैं, देखिए कितने डेंजरस से लग रहे हैं, ये हैं वायरस। इसके बाद देखिए, मैंने पहले ही बताया था शुरू में कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, मतलब हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एनिमी की तरह होते हैं, दुश्मन की तरह होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली कैसे होते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और फो भी होते हैं। तो अब आ गया है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड की तरह होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनिमी की तरह होते हैं, दुश्मन की तरह होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके क्या यूजेज होते हैं कि ये हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह होते हैं। ये हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह क्यों होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, या फिर इनके क्या क्या यूजेज होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बहुत सारे कामों में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। फर्स्ट ये है, देखिए पहला क्या है कि ये ब्रेड, केक और कर्ड बनाने के लिए यूज में आते हैं। कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना कर्ड, ब्रेड या केक नहीं बनेंगे, क्योंकि जब कर्ड बनाया जाता है तो लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कर्ड में होता है। और हम जब मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते, थोड़ा सा गर्म करते हैं और उसमें थोड़ी सी कर्ड या थोड़ी सी दही उसमें डाल देते हैं। और जो कर्ड होता है, दही होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस नामक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पूरे दूध में फैल जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो जो मिल्क होता है उसको कर्ड में चेंज कर देता है। इसी तरह से जो ब्रेड होते हैं, केक होते हैं, वो कैसे बनते हैं? जो
हम मैदा लेते हैं, उसमें ईस्ट डाला जाता है। जैसे ईस्ट डाला जाता है, ईस्ट उसमें बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो उस तरह से ब्रेड एंड केक बनाए जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ब्रेड और केक में जाली जाली सी जो होती हैं, तो वो ईस्ट से ही बन जाती हैं। मैदा में ईस्ट मिलाया जाता है और थोड़ी देर उसको रख दिया जाता है, तो वो फूल जाता है, जो मैदा है वो फूल जाता है, तो उससे ब्रेड और केक फिर बनाए जाते हैं। और दूसरा ये है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज किए जाते हैं। ये दूसरा यूज है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अल्कोहल भी बनाया जाता है। थर्ड यूज ये है, दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। देखिए, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, या पेड़ों के पत्ते, डंडियाँ वगैरह, या गोबर वगैरह जो है, जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, ये ऐसे अगर पड़े रहे, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं या एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, प्लांट्स के वेस्ट्स होते हैं, जैसे पत्तियाँ होती हैं, डंडियाँ वगैरह होती हैं, या फ्रूट्स गल सड़ जाते हैं, वो ऐसे गिर जाते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, तो उनको जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उनको डिकम्पोज करके ह्यूमस बना देते हैं, खाद बना देते हैं, और उनको यूजेबल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। और ये यूजेबल सब्सटेंसेस में चेंज कौन करते हैं? बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये इन वेजिटेबल्स के पील्स को या फिर एनिमल्स के वेस्ट्स को, इन सब को ये बैक्टीरिया इन सब सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उनसे खाद बना देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं, जो कि सॉइल में फिर मिक्स हो जाते हैं और उससे सॉइल जो है फर्टाइल बनती है। और दूसरा हो गया कि जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है। अगर ये बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये ऐसे ही फैले पड़े रहेंगे। अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो ऐसे ही एनवायरनमेंट में फैले पड़े रहेंगे और एनवायरनमेंट को गंदा कर देंगे। वहाँ से बहुत सारी स्मेल आएगी और एनवायरनमेंट को गंदा कर देंगे। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, और इसके साथ साथ ये सॉइल को फर्टाइल भी करते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो ये बैक्टीरियाज हैं ये इन वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं और उनको ह्यूमस में बदल देते हैं और उनसे खाद बनती है और सॉइल में मिक्स हो जाती है, तो उससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। और देखिए, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अलग से ही टॉपिक है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन आगे इस चैप्टर में एक अलग से ही टॉपिक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे हम 5 पॉइंट ये लिख लेते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं कि ये ब्रेड, केक और दही बनाने के काम आते हैं, ये अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, इधर ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद ये सॉइल को फर्टाइल करते हैं, उसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब आते हैं हम 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। देखिए, हमने ये पढ़ लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, तो इतने छोटे होते हैं ये। तो ये रहते कहाँ पर हैं, ये हम पढ़ते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह रहते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल भी हो सकती है, उसी से ये सारे काम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ एल्गी भी होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ। और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, इनमें एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी एल्गी। देखिए, यहाँ पर सम एल्गी सिंगल सेल्ड होती हैं, कुछ एल्गी जो होती हैं वो सिंगल सेल्ड होती हैं, लेकिन बहुत सारी एल्गी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। एल्गी जो होती है वो सिंगल सेल्ड भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है, जिनमें से कुछ जो होती हैं वो सिंगल सेल्ड होती हैं, बहुत सारी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। और जो फंजाई होती है वो भी
मल्टी सेलुलर होती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सभी जगह पर होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में होते हैं, और रेंजिंग फ्रॉम आइस टू कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, ये ठंडी से ठंडी जगह पर और गर्म से गर्म जगह पर भी होते हैं। डेजर्ट्स में भी होते हैं ये, मार्शी लैंड्स में मतलब दलदल के एरिया में भी होते हैं ये, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी ये मिलते हैं, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, उनकी बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडीज में भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर भी पाए जाते हैं, और कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं। तो देखिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते, ये सब जगह ग्रो करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठंड में होते हैं, कुछ गर्मी में भी पैदा होते हैं, और कुछ दलदल में पैदा होते हैं, और ये हर तरह के एनवायरनमेंट को सहन भी कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं। तो अब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ इनमें से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं, और उनसे बीमारियां भी होती हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो हमारे दुश्मन की तरह होते हैं, फो की तरह होते हैं। और ये जो है हमारे लिए डिजीज भी फैलाते हैं, हमारे लिए जो रोग होते हैं, उन डिजीज होते हैं उनका कारण भी बनते हैं, इनसे हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह से होते हैं, क्या उनसे हमें बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है। तो ये पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट आ गया है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूजेस होते हैं जिनसे वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। तो पहला तो ये होता है कि वो दही, ब्रेड और केक बनाने के काम आते हैं। दूसरा है वो अल्कोहल बनाने के काम आते हैं। और तीसरा ये है कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। और जो फोर्थ है वो ये है कि सॉइल को फर्टाइल करते हैं। और फिफ्थ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए ये 5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, इन 5 पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कि पहला तो कि कर्ड और ब्रेड और केक ये कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। दूसरा हम पढ़ेंगे अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, कैसे हमारे लिए फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यूजफुल हैं। तीसरा ये एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सॉइल को फर्टाइल कैसे करते हैं, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट है मेकिंग ब्रेड एंड कर्ड। तो देखिए फर्स्ट ये है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। You have learnt in class 7th that milk is turned into curd by bacteria। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है बैक्टीरियाज की हेल्प से। I saw my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wondered why। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कर्ड में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं। और थोड़ा सा कर्ड अगर हम मिल्क में डाल देते हैं, थोड़ा सा कर्ड, और पूरे मिल्क में ये फैल जाते हैं। जो ये बैक्टीरिया होते हैं इस कर्ड में लैक्टोबैसिलस, ये पूरे मिल्क में फैल जाते हैं और इस मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध को दही में चेंज कर देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। ये मिल्क में बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे।
एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और इसको कर्ड में चेंज कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, ये पनीर बनाने के और अचार बनाने के काम भी आते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये पनीर, अचार और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, जो सूजी होता है, इडली, भटूरा, इनमें भी कर्ड डलता है। जब कभी भटूरे बनाए जाते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा दही डाला जाता है, या इडली बनाई जाती है या डोसा बनाया जाता है तो जो सूजी होती है उसमें थोड़ा सा दही डाला जाता है। तो ये दही इसलिए डाला जाता है क्योंकि दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और जो सूजी होती है वो फूल जाती है, और उससे जो इडली है वो या फिर भटूरा जो होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो ये देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इडली या डोसा का जो बैटर बनता है उसके लिए जो सूजी होती है उसमें कर्ड डाला जाता है या फिर ईस्ट डाला जाता है। उससे क्या होता है, वो जो सूजी है वो फूल जाती है। जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ईस्ट होता है वो भी ग्रो होता है, और उससे क्या होता है, जो सूजी होती है, जैसे मान लो ये थोड़ी सी सूजी है तो इसमें ईस्ट डाल दिया गया है तो फूल जाती है। इससे क्या होता है, जो इडली और जो डोसा है वो सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि जो ये ईस्ट है ये रेस्पायरेशन करते हैं, और रेस्पायरेशन के दौरान ये CO2 छोड़ते हैं, और CO2 इनमें भर जाता है। जो बैटर है, जो सूजी है या मैदा है उसमें भर जाता है, और इससे फिर ये जो सूजी या मैदा जो है ये फूल जाते हैं, और फिर उससे भटूरा ये बनाया जाता है या डोसा बनाया जाता है या फिर इडली बनाई जाती है, वो सॉफ्ट बनते हैं। तो ये आपको समझ आ गया किस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो और जो ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है, और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फिर एक बार समझा देती हूँ। पहले हम मैदा लेते हैं, मान लीजिए मैदा ली है हमने, ये मैदा ले ली इसमें, और मैदा में हम ईस्ट मिला देंगे, और जब मैदा में ईस्ट मिलाया जाता है तो ईस्ट जो है वो रेस्पायर करती है, तो उसमें CO2 निकलती है, और CO2 इसमें भर जाती है। इससे ये मैदा जो है फूल जाती है, और जो मैदा फूल जाती है उससे जो मैदा है सॉफ्ट हो जाती है, और उससे जब भटूरे बनाए जाते हैं तो वो भी सॉफ्ट बनते हैं। इसी तरह से इडली और डोसा का जो बैटर बनाया जाता है उसके लिए एक कटोरे में सूजी ली जाती है, और सूजी में थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है। थोड़ा सा दही डालकर इसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, और गर्म पानी इसमें मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि जो थोड़ा सा गर्म पानी होता है उसमें जो ये लैक्टोबैसिलस जो हैं ये जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो फिर ये जो सूजी है ये भी थोड़ी देर में फूल जाती है, और जब ये सूजी थोड़ी देर में फूल जाती है तो उससे, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस जो है ये इसमें फैल जाते हैं और ये भी रेस्पायर करते हैं, इससे फिर CO2 निकलती है, तो ये सूजी भी फूल जाती है, और उससे फिर इडली और जो डोसा होता है वो सॉफ्ट बनते हैं। और इस तरह से जो बैक्टीरिया और जो ईस्ट होते हैं वो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैदा ली है और उसमें ईस्ट पाउडर डाल दिया है तो ये फूल जाता है। ये देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, बहुत फास्ट, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। ये मैंने पहले ही बता दिया है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री एंड केक। इस तरह से ईस्ट का यूज होता है ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए एंड केक्स बनाने के लिए। अब इसके बाद है, देखिए पहला यूज़ तो हमने ये पढ़ लिया है, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं सेकंड यूज, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल मतलब बड़े लेवल पर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए उनसे सिर्फ ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स वगैरह ही नहीं बनाए जाते, उनसे कमाई भी की जाती है। ये इनसे हमारी बहुत कमाई भी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ये कैसे होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज स्केल पर अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, शराब बनाने के लिए यूज किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होते हैं विनेगर, एक तो अल्कोहल बनाने के लिए, दूसरा वाइन बनाने के लिए, और एसिटिक एसिड बनाने के लिए
इनका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और ईस्ट जो है उसका यूज किया जाता है एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। इस पर्पज के लिए ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेज। देखिए जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो जूस होता है उसमें ये जो ईस्ट होता है इसको मिक्स किया जाता है और उनसे फर्मेंटेशन होता है और उससे फिर एल्कोहल बनता है, वाइन बनती है और एसिटिक एसिड यानी विनेगर या सिरका बनता है। तो इनको फिर बेचा जाता है और ये बहुत महंगे बिकते हैं। एल्कोहल, ये एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड ये फिर बहुत महंगे बिकते हैं, तो उससे फिर कमाई होती है। देखिए इसमें एक पॉइंट है नेचुरल शुगर्स, ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। तो ये नेचुरल शुगर्स क्यों कहा है? क्योंकि जो गेहूँ, चावल या फ्रूट्स के जो जूस हैं उनमें शुगर होता है और ये सब तो नेचुरल हैं, तो इनमें जो शुगर हुआ वो हुआ नेचुरल शुगर। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। एक हम 500 ml का एक बीकर लेंगे और उसको 3/4 वाटर से भर देंगे। उसमें शुगर मिक्स करेंगे, 2 और 3 स्पून शुगर मिक्स करेंगे और उसके साथ साथ हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डाल देंगे और फिर इसको ढक देंगे और गर्म जगह में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। तब उसके बाद जो स्मेल आएगी वो आएगी एल्कोहल जैसी, वाइन जो होती है उसकी जैसी स्मेल इसमें से आएगी। तो ये क्यों आई? क्योंकि शुगर प्लस ईस्ट ये बन जाता है एल्कोहल। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल है। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। तो जो ये शुगर है इसको ईस्ट ने एल्कोहल में चेंज कर दिया है, तो ये जो स्मेल है ये इस एल्कोहल की है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसे फर्मेंटेशन बोला जाता है। फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं? शुगर्स का एल्कोहल में चेंज होना, ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। इसे याद रखना। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर्स का एल्कोहल में चेंज होना फर्मेंटेशन होता है। और ये कैसे करते हैं? शुगर्स में ईस्ट को मिला दिया जाता है और ये अल्कोहल बन जाता है। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू एल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुई पास्चर जो है उसने 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। उसके बाद जो थर्ड यूज आता है, देखो सेकंड यूज हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है थर्ड यूज। थर्ड यूज आता है ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। ये ऊपर नहीं आया था, यहाँ पर जब हमने शुरू में पढ़ा था तो मेडिसिन्स के बारे में यहाँ पर नहीं बताया था। अब इसमें ये पॉइंट आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन्स भी बनती हैं। तो ये आता है थर्ड यूज कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेडिसिन्स बनाने के काम भी आते हैं। उनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, इंजेक्शंस भी बनाए जाते हैं, कैप्सूल्स भी बनाए जाते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ गोलियाँ देते हैं या कैप्सूल्स देते हैं या फिर इंजेक्शंस भी देते हैं या फिर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल होते हैं या पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनसे ही ये मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। देखिए जो ये मेडिसिन्स होती हैं उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। दीज मेडिसिन्स
किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं या जो इंजेक्शंस होते हैं, उनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। बायोटिक तो क्या होते हैं? छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर दे, तो ये होती हैं एंटीबायोटिक्स। दीज डेज a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। अब जो है इस दौरान बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस की जाती हैं। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उन दवाइयों में या फिर फंजाई होती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर एंथ्रोमाइसिन। ये जो दवाइयाँ होती हैं इनमें बैक्टीरिया या फिर फंजाई होते हैं, उनसे ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन या एंथ्रोमाइसिन, ये जो दवाइयाँ हैं ये एंटीबायोटिक्स होती हैं और जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती हैं और इनसे जो बीमारियां होती हैं उनसे हमारा बचाव होता है और इन दवाइयों को खाकर हम बीमारियों से बच जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो बाहर घास वगैरह खाते हैं या फिर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, तो उस दौरान जब वो चारा खाते हैं तो उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बारिश होती है उस टाइम घास बहुत ज़्यादा होती है और जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं, उन घास के साथ उसमें कीड़े भी हो सकते हैं और वो जब घास खाती हैं तो कीड़े भी उनके पेट में चले जाते हैं, तो उनसे उन एनिमल्स को बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उनको बीमारियां ना हो इसलिए उनका जो चारा होता है उसमें ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको मिला दिया जाता है, ताकि जो गाय भैंस होती हैं या और एनिमल्स होते हैं जो चारा खाते हैं और या फिर घास वगैरह खाते हैं, उनको जो कीड़े वगैरह भी खा सकते हैं उनके साथ साथ और भी छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े कीट पतंगे जो होते हैं उनको भी खा सकते हैं, तो उनसे उनको बीमारियां ना हो इसलिए उनके चारे में एंटीबायोटिक्स डाल दिए जाते हैं। इसी तरह से जहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है, मुर्गियों को पालते हैं, वहाँ पर भी उनका जो खाना होता है उसमें भी एंटीबायोटिक्स डाल दिए जाते हैं ताकि उनको भी बीमारियां ना हो। दे आर और ये जो है एंटीबायोटिक्स ये बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी बीमारियां होती हैं। देखिए प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बीमारियां होती हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है जिनसे कि प्लांट्स में भी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। लेकिन ये नोट करें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो डॉक्टर से दवाइयाँ लें और जितना जो भी उन्होंने दवाइयाँ बताई हैं उनका पूरा कोर्स करना चाहिए। बिना डॉक्टर से पूछे हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी तब उसका इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज it may make the drug less effective when you might need it in future. Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। और हम बिना बात ही अगर एंटीबायोटिक ले लेंगे तो ये हमारे लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो होते हैं उनको ये मार देंगे और हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu एज दीज आर कास्ड बाई वायरस। और ये एंटीबायोटिक्स हैं ये जुखाम और फ्लू में इफ़ेक्टिव नहीं होती,
क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, लेकिन जो कोल्ड और फ्लू जो होता है वो वायरस से होता है, इसलिए कोल्ड और फ्लू में दवाइयाँ जो होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। ये देखिए 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ डिजीज़ काजिंग बैक्टीरियाज पर वर्क कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, उन्होंने अचानक देखा कि हरे रंग के जो फंगस हैं उनके छोटे छोटे मोल्ड्स देखे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन मोल्ड्स हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये जो ग्रीन मोल्ड्स हैं ये रोक रहे हैं, उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, और इनमें से बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको भी मार दिया था। तो इससे उन्होंने पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया। पेनिसिलिन में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज डाल दिए गए जो कि दूसरे बैक्टीरियाज को मार देते हैं। तो यहाँ पर फंगस जो है उसको डाला गया पेनिसिलिन बनाने के लिए। तो इस तरह से पेनिसिलिन प्रिपेयर किया, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, हमें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है। अब हम आते हैं वैक्सीन पर। थर्ड पॉइंट था मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब फोर्थ है वैक्सीन बनाने के लिए। अब तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। ये है वैक्सीन, ये है फोर्थ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए वैक्सीन क्या होता है, टीका होता है। जब आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे को टीके लगते हैं, वैक्सीन लगती है छोटे बच्चे को। तो ये वैक्सीन क्यों लगती हैं, और ये वैक्सीन जब लगती हैं बच्चे को तो बच्चा उस टाइम हेल्दी होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। उस समय ये वैक्सीन लगती है, उस समय वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, मान लीजिए हमारा हाथ है और इस पर यहाँ पर चींटी काट जाती है, तो ये इतना हिस्सा यहाँ पर इतना सा लाल हो जाता है, और चींटी के बजाय अगर मधुमक्खी काटती है तो इतना हिस्सा लाल हो जाता है। और अगर मधुमक्खी की बजाय अगर ततैया काटता है, ततैया जानते होंगे आप, ततैया अगर काटता है तो पूरा हाथ, यहाँ पर अगर काटा तो पूरा हाथ ही लाल हो जाता है और सूज जाता है। तो ये क्यों हुआ, देखिए हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। आपने पढ़ा होगा, एक होती है रेड ब्लड सेल्स और एक होती है वाइट ब्लड सेल्स। जो ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं। ये एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर सैनिकों की तरह होती हैं, जैसे बॉर्डर पर फौजी होते हैं उस तरह से ये वाइट ब्लड सेल्स काम करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। जैसे पुलिस का काम होता है कि किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो पुलिस उसको सोल्व करती है। मान लीजिए ये 2 आदमी हैं और इनमें लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को थप्पड़ वप्पड़ मार देते हैं, तो देखिए पुलिस नहीं आएगी, 2-4 आदमी आएंगे, इनको सुलझा देंगे। और अगर ये एक दूसरे का सिर फोड़ लेते हैं, एक दूसरे का अगर सिर फोड़ लेते हैं, इनको ज़्यादा चोट लग जाती है, तो फिर पुलिस आती है और 2-4 पुलिस आ जाती हैं और इनका आपस में सुलह कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उस एरिया में पुलिस ही पुलिस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतनी ही ज़्यादा पुलिस उस एरिया में आ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर देखिए चींटी ने काटा है तो यहाँ पर थोड़ी इस एरिया में ये एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। अगर मधुमक्खी ने खाया तो इतना थोड़ा सा बड़ा एरिया बन गया है, और यहाँ पर ये जो है ये वाला एरिया इन एंटीबॉडीज़ ने कवर कर लिया। और अगर ततैया काट जाता है तो पूरा हाथ, ये इतना हाथ जो है वो सूज जाता है और इस एरिया को ये एंटीबॉडीज़ कवर कर लेती हैं। यानी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। और यहाँ पर मान लीजिए हमारा हाथ है और यहाँ पर मान लीजिए चींटी ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है, तो ये इसको ऐसे घेर लेती हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इसको ऐसे घेर लेती हैं और इस जो मधुमक्खी का जो जहर है उसको कवर कर लेती पूरा, और इसको फैलने नहीं देती हैं। मतलब एंटीबॉडीज़ का काम ये है कि जो मधुमक्खी ने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में छोड़े हैं
उनको उन पर अटैक कर करके उनको ख़त्म कर देना। इसलिए यहाँ पर देखिए एंटीबॉडीज इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये लाल लाल भी हो जाता है। और एंटीबॉडीज अगर इसको कवर कर लेती हैं इस वाले एरिया को, तो यहाँ पर सूज जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज ऐसे कोशिश करती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मधुमक्खी ने छोड़े हैं वो इस एरिया से बाहर ना जाए, मतलब पूरे हाथ में या पूरी बॉडी में ना फैलें। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लो यहाँ मधुमक्खी की जगह ये ततैये ने खा लिया है या फिर कोई ज़्यादा चोट अगर लग जाती है तो यहाँ तक पूरा सूज जाता है। देखिए पूरा ऐसे सूज जाता है। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये यहाँ पर इकट्ठी हो गई, इसलिए ये स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए ये सूज जाता है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज ये चाहती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गए हैं तो वो पूरी बॉडी में ना फैलें। इसलिए ये इन पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन पर अटैक करती रहती हैं और यहीं पर ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से ये हमें किसी भी बीमारी से बचाती हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibiotics। जब भी कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और जो ये डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं इनसे लड़ते हैं ये एंटीबॉडीज, इनसे लड़ कर इनको ख़त्म कर देते हैं। और बॉडी को ये भी ध्यान रहता है कि हाउ टू फाइट अ माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी को ये भी रिमेंबर रहता, याद रहता है कि अगर ये माइक्रोब्स दोबारा से बॉडी में एंटर हुए तो फिर इनसे कैसे लड़ना है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में कोई चोरी नहीं होती, कोई भी सामान चोरी नहीं होता है तो हम आराम से सोते रहते हैं। अगर कई बार कोई चीज़ बाहर भी रह जाती तो उसको पड़ा रहने देते हैं। लेकिन एक दिन अगर चोरी हो जाती है, घर में से कोई भी सामान चोरी हो जाता है, रात को चोर आ जाते हैं, तो उससे अगले दिन से ही हम अलर्ट हो जाते हैं और जो खिड़की दरवाजे हैं सबको बंद करके सोते हैं। सारा सामान जो है वो अंदर रखते हैं, मतलब हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से चोर घर में आ जाएं। तो इसी तरह से अगर एक बार हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं उससे फिर ये एंटीबॉडीज लड़ती हैं, तो बॉडी को ये भी ध्यान रहता है कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा से बॉडी में अगर एंटर हुए तो इनसे दोबारा से पहले की तरह ही लड़ना होगा। तो देखिए बच्चे को बीमारी नहीं होती है, वो हेल्दी रहता है, तब उसके अंदर डेड या फिर वीक जो माइक्रोब्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। और द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो जो बच्चे की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडीज इन बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और इनको मार देते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो इस तरह से जो एंटीबॉडीज हैं वो जाग जाती हैं। उनको ये ध्यान रहता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको कैसे मारा जाए, क्योंकि एक बार अगर चोरी हो गई तो हमें पता लग जाएगा कि दोबारा से अगर चोरी होगी तो चोरों को कैसे मारा जाए, हम अलर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से एंटीबॉडीज भी अलर्ट हो जाती हैं और दोबारा से अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो इनको इजीली मार देती हैं और हमें बीमार होने से बचा लेती हैं। तो देखिए ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये 5 साल के बच्चे में एक्टिव नहीं होती है, तो इनको एक्टिव किया जाता है। इनको एक्टिव करने के लिए झूठ मूठ के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में, बच्चे की बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं, जिससे कि उस बच्चे की एंटीबॉडीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। वो फिर उसके बाद अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो उन बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। तो इसीलिए 5 साल से छोटे बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। 5 साल के बाद तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक्टिव
अपने आप ही हो जाती हैं, इसलिए छोटे बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, और इस तरह से मैंने बता दिया है कि वैक्सीन कैसे वर्क करती है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये भी आ जाता है वैक्सीनेशन से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो प्रिवेंट की जाती हैं। तो इसमें आएगा कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस। ये जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। आपको भी अपने बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़, क्या आप इन डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए किन किन बीमारियों के टीके, किन किन बीमारियों के लिए वैक्सीन हमें लगी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ये आप अपने माता पिता से पूछकर इनकी लिस्ट बना सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़, सभी बच्चों को इन डिजीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, और नज़दीक के हॉस्पिटल में ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये अवेलेबल होती हैं। और आपने एडवर्टाइज भी देखी होंगी और टीवी में या न्यूज़पेपर में कि बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलानी है, पोलियो से बचाना है। तो ये जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं वो भी एक तरह से बच्चों को जो वैक्सीन लगती है वही होती है। पोलियो ड्रॉप्स जो होती हैं उनमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि वैक्सीन में होते हैं। तो इस तरह से ये जो पोलियो ड्रॉप्स हैं ये भी एक वैक्सीन होती है। तो काफ़ी पहले हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स की एक बीमारी चली थी, चेचक बोलते हैं जिसे, उसकी बीमारी हुई थी। तो जैसे अब जो पोलियो है उसकी ड्रॉप्स घर घर जाकर पिलाई जाती हैं, तो इसी तरह स्मॉल पॉक्स जब फैला था, पूरे हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला था, एक कंपेरिजन चला था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और फाइनली जो स्मॉल पॉक्स है उसको वर्ल्ड से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इसमें घर घर जाकर इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे, दवाइयाँ वगैरह दी जाती थी, तो लास्ट में आखिर में स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। इन दिनों जो वैक्सीन है वो काफ़ी बड़े लेवल पर बनाई जाती हैं जिससे कि ह्यूमन्स को और अदर एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। तो ये हो गया वैक्सीन कि वैक्सीन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर, ये इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिए ये हमने पढ़ा था सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ये है 5th पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था वैसे। Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. देखिए हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन काफ़ी है, लेकिन नाइट्रोजन गैस को जो प्लांट्स हैं वो सीधे ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। और जो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं इनको जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली। और जब आसमान में बिजली चमकती है, आपने देखा हो जब बारिश आती है तो आसमान में बिजली चमकती है, वो भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं इनको जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, इनको जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल में मिक्स कर देते हैं और सॉइल से फिर प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उससे जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और इस तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। मतलब इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। और जो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं जिससे कि सॉइल फर्टाइल होती है। और फिर इनको जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के साथ, इनको जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स के साथ इनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये हम आगे पूरा एक डिटेल में, एक अलग से टॉपिक है वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिटेल में और पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये। और इसी तरह से राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ये है साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये दिखा रखा है कि ये कैसे होते हैं। तो इसके बाद आते हैं 6th पॉइंट पर, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको अच्छी तरह से पहले ही समझा दिया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। बूजो और पहेली देखते हैं कि जो स्कूल का गार्डनर है, माली है, वो खाद बना रहा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। उनके फ्रेंड्स के मतलब बूजो और पहेली जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आसपास में, स्कूल के जो आसपास में घर थे और जो गार्डन थे उनमें से जो प्लांट्स के वेस्ट, मतलब पत्ती वगैरह, डंडी वगैरह, वो या वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये कलेक्ट करके लेके आते हैं और वो फिर एक गड्ढे में इनको डाल देते हैं और उसके बाद मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक गड्ढा है, इसमें फ्रूट्स के छिलके वगैरह या पत्तियाँ वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह ये डाल देते हैं। उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पानी यहाँ पर डालकर और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर देखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। खोद कर देखते हैं अगर इस गड्ढे को तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और खाद बन जाती है, मैन्यूर बन जाती है। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो बूजो और पहेली सोचते हैं कि ये कैसे बना। तो जो पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स वगैरह डाल दिया, गोबर वगैरह, पौधों की पत्तियाँ, डंडियाँ वगैरह या छिलके वगैरह डाल दिए और इनके अंदर फिर अपने आप ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर में, ह्यूमस में चेंज कर देते हैं और फिर मैन्योर बना देते हैं जिससे कि जो एनवायरनमेंट है क्लीन हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर ये ऐसे ही पड़ा रहता, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये ऐसे ही अगर पड़ा रहता तो इससे स्मेल आती और ये वेस्ट जो मटेरियल है बहुत सारा यूं ही पड़ा रह जाता और अगर इसका डिकम्पोज नहीं किया जाता तो एनवायरनमेंट भी क्लीन नहीं होता। अब इसको तो ऐसे डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला दिया गया है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। ये एक्टिविटी 2.5 है। 2 पॉट्स लेने हैं और उनमें आधी सॉइल भर देनी है, मिट्टी भर देनी है। एक के ऊपर ए लिख देना है, एक पर बी लिख देना है। एक पॉट में तो प्लांट्स के वेस्ट डालने हैं और दूसरे में पॉलीथीन बैग्स या फिर ग्लास बॉटल्स डालनी है या फिर प्लास्टिक के टुकड़े डालने हैं। अब इन दोनों पॉट्स को 3-4 वीक्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस पाते हैं हम? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, जो पॉट ए था उसमें हमने प्लांट वेस्ट डाली थी। इट हैज़ बिन, ये जो है प्लांट्स वेस्ट हैज़ बिन डिकम्पोज्ड, जो प्लांट्स के वेस्ट थे वो डिकम्पोज हो जाते हैं और मैन्यूर बन जाता है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट वेस्ट को
मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है और जो वेस्ट मटेरियल थे वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। आपने नोटिस किया कि जो पोर्ट बी है उसमें पॉलीथीन वगैरह थे, ये डिकम्पोज नहीं हुए क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं ये इनके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं कर पाते हैं, ये इनको मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। पॉलीथीन बैग को, पॉलीथीन के टुकड़ों को या ग्लास के टुकड़ों को, बोतल के टुकड़ों को या फिर टूटे फूटे प्लास्टिक के खिलौनों को डिकम्पोज नहीं कर पाते और इनको मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। हम कई बार देखते हैं कि हम किसी रास्ते से जाते हैं, ये हमारा रास्ता है और इससे हम रोज़ रोज़ जाते हैं। यहाँ पर कोई भी एनिमल यहाँ पर मरा पड़ा है तो हम देखते हैं एक दिन देखते हैं वो फूला पड़ा है, दूसरे दिन देखते हैं तो और भी ज़्यादा वो मोटा सा हुआ पड़ा, तीसरे दिन हम देखते हैं कि उसके कुछ पार्ट्स जो है स्किन वगैरह हट जाती है, तीसरे दिन देखते हैं उसके कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी पार्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, चौथे दिन देखते हैं तो कुछ और बॉडी पार्ट्स भी वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे 6-7 दिन बाद हम देखते हैं कि उसकी हड्डियाँ पड़ी रहती हैं और वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि उस एनिमल को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने डिकम्पोज कर दिया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, जो प्लांट्स के डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो और एनिमल्स के वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये फिर से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, जिनको कि प्लांट्स दोबारा से यूज कर लेते हैं और प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाते तो एनिमल्स भी यूज कर लेते हैं, या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो चील वगैरह होती हैं, बाज होते हैं, कौवा होता है, ये सब उन एनिमल्स के पार्ट्स को खा जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप एनवायरनमेंट। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं और इस तरह से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। तो ये यूजेस थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे देखिए फिर दोबारा से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले ब्रेड, कर्ड और केक बनाने के काम आते हैं। उसके बाद ये अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, जिसका कमर्शियल यूज होता है। अल्कोहल को बेचा जाता है और उससे पैसे बनते हैं। उसके बाद मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, तीसरा ये है मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, और चौथा है इससे वैक्सीन बनाई जाती हैं, और पांचवा है इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और उसके बाद सिक्स्थ है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाता है। तो ये सब हमने पढ़े हैं यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स। किस तरह से हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो अब यहाँ तक हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे फो हैं, मतलब हमारे दुश्मन हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी लेंथी वीडियो है, लेकिन मैंने इसमें सब कवर कर दिया है, पूरे अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगला पार्ट पढ़ने के लिए
तैयार रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये सब हम अगले पार्ट में ही कवर कर लेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो कोशिश रहेगी कि ये सभी टॉपिक्स अगले पार्ट में कवर हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।